जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य जो कि वर्ग 1 और वर्ग दो की चयन परीक्षा और हिंदी वर्ग 1 की जो है दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में जो पेपर होने वाले हैं उसकी पात्रता परीक्षा के लिए कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए उसका दूसरा वीडियो आज यहाँ पर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। इसमें आज का 50वां नंबर का प्रश्न है जो कि हम लोगों ने पिछले कुछ प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। परमौषध का संधि विच्छेद करना है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि परमौषध में कौन सी संधि है, ये पूछने का आशय है। परमौषध तो परम प्लस औषध शब्द से बना है और परम औषध में यहां पर क्या हुआ है कि अ और औ का मेल हुआ है, तो दोनों मिलकर औ बनाते हैं। इसे कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि का यह एक रूप है। इसमें म में से अ हट जाएगा और इधर से औ हट जाएगा, दोनों मिलकर औ बन जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर आप लोग आंसर देखना चाहें तो यहाँ आंसर भी लिखा है मैंने। पहला आंसर इसका सही माना गया है, परम प्लस औषध वृद्धि स्वर संधि। मैंने यहाँ आंसर भी लिख रखा है। अगला प्रश्न है चौकन्ना। चौकन्ना में कौन सा समास है? आप लोगों से यह पूछा जाएगा, चौकन्ना में कौन सा समास है? क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्री समास है या द्वंद्व समास है? तो चौकन्ना में जो है बहुब्री समास है। चौकन्ना मतलब चार कान है जिसके, मतलब कोई विशेष स्थिति वाले को बताया जा रहा है जिसके चार कान हैं, तो इसको बोलते हैं चौकन्ना। तो यहां हो गया बहुब्री समास। इसका उत्तर भी देख लीजिए आप लोग, उत्तर भी अगर चाहे तो यहां पर मैंने लिखा भी है, चार कान है जिसके, ठीक है, तो उसको कहते हैं चौकन्ना। मिल गया उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 52। ये क्या कहता है कि कामचोर में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष या अधिकरण? तो इसमें क्या हुआ है, काम से जी चुरा रहा है कोई, तो वो अलग कर रहा है, अपने काम से अलग हो रहा है, तो उसको कहेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान की विभक्ति होती है से और ये अलग होने का भाव प्रकट कर रही होती हैं, इसको कहते हैं अपादान। संप्रदान क्या होता है? तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। जैसे पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला, मतलब शाला में जो है पाठ करने का या पढ़ने का एक उद्देश्य पूरा होता है, उसको कहते हैं संप्रदान। संबंध का मतलब होता है दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताया जाएगा, जैसे राजा का पुत्र, तो पुत्र और राजा के बीच संबंध बताया गया। अधिकरण का मतलब होता है क्रिया जिस स्थान पर संपन्न हो रही होती है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे रेल जो है पटरी पर दौड़ रही है, पटरी में नहीं, पटरी पर दौड़ रही है। सवारी बस में बैठी है, बस पर नहीं, बस में बैठी है अंदर, तो ये अधिकरण हो गया। तो कारक विभक्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास को पढ़ा जाता है। आंसर मिल गया आपको, काम से जी चुराने वाला बी आंसर था उसका, ठीक है, अपादान। अगला प्रश्न जो है बहुत ही कमाल का प्रश्न है। यह प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने के लिए मिल सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में 14 भाषा, 14 भाषाएं उल्लेखित थी। उसके बाद 15वीं नंबर की भाषा जोड़ी गई सिंधी, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी थी। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें डोंगरी, बोडो, मैथिली, ये सब भाषाएं थी। ठीक है, तो आइए उनके नाम देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो इसमें बोडो भी है, डोंगरी भी है, मैथिली भी है, भोजपुरी नहीं है। ठीक है, आप लोग उत्तर यहां समझ सकते हैं, भोजपुरी नहीं है। आइए इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। जब मैंने आप लोगों से कहा कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय ये 14 भाषाएं उल्लेखित थी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, ओडिया, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत, ये भाषाएं उल्लेखित थी जब संविधान बनकर तैयार हुआ 1950 में। तब उसके बाद 15वीं नंबर की भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ये क्वेश्चन आता है कि
15वीं नंबर की भाषा कौन सी जोड़ी गई है और कौन सा संविधान संशोधन हुआ। तो मैंने एक साथ कई सारे क्वेश्चनों को यहाँ कवर करने का प्रयास किया है। जो बच्चे आज मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे, जैसे आज मैं जिस क्लास में पढ़ा कर आया हूँ ऑफलाइन वाली क्लास में, तो वहाँ मैंने आप लोगों को से यही कहा था कि चारों ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक क्वेश्चन नहीं है वो, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन और है, मतलब आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर अतिरिक्त मिल रहे हैं, या 4 क्वेश्चन अतिरिक्त मिल रहे हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वें नंबर पर सिंधी जुड़ी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो हो गई 16, 17, 18 नंबर की। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, हो गई इस तरह से 22 भाषाएं। और हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो भाषा है ना भोजपुरी, इसको प्रस्तावित में रखा गया है कि इसको 23वीं भाषा बनाई जा सकती, पर अभी बनाई नहीं गई है, जोड़ी नहीं गई है। समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। प्रश्न जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक इसने पूछा है एक सेकेंड है ना, इसमें पूछा गया है वाक्य में उचित अंकित शब्दों के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। और ये क्वेश्चन नंबर, ये व्यापम के ही क्वेश्चन है, तो ये उसका क्वेश्चन नंबर सीरीज डाला हुआ है। ऊधो कोकिल गावत कानन, ऊधो से कहा जा रहा है कि कोकिल मतलब कोयल, गावत कानन मतलब होता है वन, जंगल, तो ये वन या जंगल के पर्यायवाची हैं। विपिन विपिन, जंगल, कानन, है ना, ये सारे पर्यायवाची हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं या वन के पर्यायवाची हैं। तो गावत के जगह कोकिला जो होती, कोयल जो होती है, गावत नहीं है, कूजत है, तो उसके जगह सही शब्द आएगा कूजत। ये उसकी आवाज होती है, कूजना या कूजत। तो ऊधो कोकिल कूजत कानन, ऐसा सही होगा। ठीक है, तो ये उसकी आवाज को लेकर बोला गया है। ठीक है, हाँ, हम लोग ये जरूर कह देते हैं बोलचाल में कि कोयल गाती हैं, पर वो सही आंसर होता है कूजत। अगला प्रश्न है, फिर से यहां पर वाक्य में स्थूल अंकित शब्दों के 4 संभावित विकल्प दिए गए, आपको सही विकल्प का चयन करना है। और वो शब्द जो है, ये मार्ग शब्द लिखा गया है, उसके जगह पर सही आपको शब्द चयनित करना है। कि चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलना साहस का काम है, तो साहस का काम तो जो है चुनौतीपूर्ण मार्ग पर नहीं, चुनौतीपूर्ण पथ पर, है ना। तो आप लोगों ने पंक्ति भी सुनी होगी पुष्प की अभिलाषा की, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो यहाँ चुनौतीपूर्ण मार्ग नहीं है, उसको पथ कहा जाएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पथ। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, दिए गए शब्द के 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है, इनमें से उपयुक्त विरोधी शब्द का चयन कीजिए। मतलब आपको यहाँ विलोमार्थी शब्द पूछा गया है, विपरीतार्थी शब्द पूछा गया है, उल्टा शब्द पूछा गया है कि कृत का विपरीत क्या होगा। तो कई जगह अकृतज्ञ लिखा होता है, तो कृतज्ञ का जो है अकृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। क्या होता है बेटा, कृतघ्न होता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या मैंने की है, यहां देख लीजिए, सही आंसर मिल गया आपको। अकृतज्ञ मत लगाना बेटा, गलत हो जाएगा आंसर, है ना। ये देखिए व्याख्या करके रखी है, ध्यान से समझिए। कृतज्ञ का अर्थ है किसी के प्रति आभारी या धन्यवादी होना। यह एक ऐसा भाव है जिसमें हम किसी के द्वारा किए गए उपकार या साहस के सहायता के लिए उसके प्रति आभार या कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो इसका विलोम जो होता है वो होता है कृतघ्न। ठीक है, स्वार्थी वह होता है जो केवल अपने हित के बारे में सोचता है। तो स्वार्थी का विलोमार्थी जो होता है वो परमार्थी या निस्वार्थी हो सकता है। अगला होता है जघन्य। जघन्य का मतलब होता है जो क्रूरता से किया गया अपराध या अति निंदनीय या बुरा कार्य जो होता है उसको जघन्य कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया, ये है वो चारों ऑप्शन। ठीक है, तो अकृतज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, मतलब जो उपकारों को नहीं मानता। ठीक है, अगला शब्द है 57 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको पढ़ते हैं।
कि दिए गए शब्द के 4 विकल्प का उल्लेख हुआ है, इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प या विरोधी शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो शब्द दिया है ये ठीक शब्द दिया गया है, ये विदेशज शब्द है तो उसका विलोम भी विदेशज के साथ होगा। तो यहाँ जो ये गलत शब्द लिखा है उसके नीचे आप देखिए एक डॉट लगा है, ये डॉट नहीं है साहब, इसको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं या तल बिंदु कहते हैं, या इसको अरबी फारसी वर्णों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये हो गया भैया। तो यहाँ ठीक का सही जो विलोम शब्द होगा वो गलत होगा। क्या होगा? गलत नहीं, गलत होगा। गलत, ग के नीचे नुक्ता लगा है, मतलब उसको जोर देकर पढ़ना है। तो ये हो गया आंसर आपका डी। देखिए, तो अनुचित का विलोम क्या होगा? उचित। अवैध का क्या हो जाएगा? वैध। अनुपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त। तो ठीक का क्या हो गया? गलत। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है कि दिए गए शब्द के 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है, उनमें से प्रयुक्त या उपयुक्त विरोधी शब्द, वही विलोम शब्द का प्रयोग करना है। कि तो नीति का हो जाएगा अनीति, दुर्नीति, कूटनीति, कुनीति या कुटिलता। कुटिलता तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कुटिल शब्द बना है, तो इसका चपल हो जाएगा या चपलता हो जाएगा। ठीक है ना? कुनीति का कु इसमें एक उपसर्ग है, दुर्नीति में भी दुर उपसर्ग है, तो नीति का अनीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अनीति। आइए इसकी भी व्याख्या करके रखी है, देखिए। दुर प्लस नीति से हो जाएगा दुर्नीति, कु प्लस नीति से कुनीति, और कुटिल प्लस ता से क्या हो जाएगा? कुटिलता। जैसे चपलता, है ना? अगला शब्द देखिए, दिए गए विकल्प के 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है दिए गए शब्दों में, उनमें से उपयुक्त का विरोधी शब्द आपको चुनना है। तो प्रतिवाद का विरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिवाद का विरोध हो जाएगा वाद। वाद, विवाद, निर्विवाद, वार्ता, ये सारे शब्द होते हैं। आइए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवाद का वाद। देखिए, वार्ता का अर्थ होता है बातचीत, और निर्विवाद में शब्द बना है निर प्लस वाद, और प्रतिवाद या विवाद का उल्टा हो जाएगा कौन सा? वाद। तो यहां देखिए एक शब्द लिखा है निर्विवाद और प्रतिवाद, तो प्रतिवाद का क्या हो जाएगा? वाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला प्रश्न है कि पंचमा अक्षर पंचम वर्ण नहीं है। इसमें पंचम वर्ण का मतलब होता है जो अपने वर्ग में, अपना वर्ग मतलब कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क च ट त प वर्ग कहते हैं उसको। तो उसमें पंचम वर्ण नहीं है। तो आपको पता है क ख ग घ ङ, तो इस लाइन में इंग आता है ना? च छ ज ज ङ, इसमें इ आता है। ट ठ ड ढ ण, तो इसमें अण आता है। त थ द ध न, तो इसमें न आता है। फिर प फ ब भ म, तो लास्ट वाली जो लाइन होती है उसमें म आता है। और ये जो लिखा गया है ये ड़ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ड़। इसको द्विगुणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विगुणी। क्या कहते हैं इसको? द्विगुणी। द्विगुणी का मतलब होता है जो 2 गुणों के साथ प्रयोग में आए, द्विगुणी। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, और उत्क्षिप्त का मतलब भी होता है फेंका हुआ या गिरा हुआ। ठीक है, इसको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। तो डी हो गया, इसको ड़ आंसर लिखना है। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं पंचमाक्षर क्या क्या होते हैं। पंचमाक्षर अपने अपने वर्ग के उच्चारण के साथ साथ 5वें स्थान से भी रखे जाते हैं। इनको अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इंग है अनुनासिका भी है, इसका उच्चारण कंठ वर्ण है तथा पंचमाक्षर है। इ जो है ये नासिक के है, अनुनासिका के साथ उच्चारित होता है, और तालु वर्ण है और पंचमाक्षर भी है। वैसे ही न जो है वो किससे आता है? तथा दन, मतलब दंत वर्ण है। ठीक है, ऐसे नाम होते हैं। जैसे ये कंठ है तो ये तालु है। ठीक है ना? वैसे ही तथा दध न है जिसको दंत वर्ण कहते हैं। इस तरह से जोड़ा जाता है, उसको पढ़ा जाता है। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सही आंसर होता है 83। 83 का मतलब होता है 83, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको 83। अच्छा, ऐसे ही 43 जो शब्द लिखा होता है उसको 43 नहीं कहते, उसको 43 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 43। वैसे ही 44 जो होता है उसको 44 कहते हैं। क्या कहते हैं? 44। और जैसे 51 लिखा है तो उसको 51 नहीं कहते, उसको 51 कहते हैं। क्या कहते हैं? 51। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज आप लोगों के साथ शेयर किए। और लास्ट प्रश्न आज का है 52 नंबर पे
कि हिंदी भारत के अतिरिक्त किस देश की आधिकारिक भाषा है। जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक भाषा है, वैसे आधिकारिक भाषा है ये फिजी देश की। कहाँ की? फिजी देश की। और ये आता है कहाँ पर आपका फिजी? तो ये आता है ओशनिया महाद्वीप में। किस में आता है बेटा? ओशनिया महाद्वीप में। ओशनिया महाद्वीप में आता है, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप, उसमें आता है फिजी। तो ये है इसके सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और महिला सुपरवाइजर का बैच मैं ऑफलाइन पढ़ा ही रहा हूँ गौतम एकेडमी में, तो आप लोग आकर वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही। तो कल से हम लोग महिला सुपरवाइजर और हिंदी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत।